हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस बायो की क्लास में। देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है कोशिका, और कोशिका में हमने केंद्रक पढ़ा और केंद्रक का चौथा भाग पढ़ लिया था क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन होते हैं दोस्तों धागे नुमा संरचना, और धागे नुमा संरचना मिलकर क्या बनाती है दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल मैंने बताया दोस्तों जैसा कि डीएनए और आरएनए होते हैं। और देखिए दोस्तों, हमने कल की क्लास में देखा था, डीएनए का स्टैंड भी देख लिया था कि डीएनए द्विकुंडलित होता है और आरएनए एकल कुंडलित होता है। देखिए दोस्तों, मैंने बात की थी जिसकी कि डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी और आरएनए की खोज भी फ्रेडरिक मिशर ने की थी। लेकिन जो डीएनए का मॉडल है वो वाटसन व ग्रिक ने दिया था, और जो आरएनए का वो फ्रेडरिक मिशर ने दिया था। आरएनए की हम बात करें कि कब दिया, डीएनए की बात करें तो कब दिया था वो मॉडल, वो दिया था 1953 में। और वाटसन एवं क्रिक ने कब उनको पुरस्कार मिला, तो 1962 पे। देखिए दोस्तों, हमने आरएनए की बात की थी। आरएनए का सिंगल स्टैंड वाला आरएनए होता है और उसके 3 टाइप्स होते हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा नहीं की। तो देखिए दोस्तों, आज हम उसकी बात करते हैं कि आरएनए 3 टाइप का कौन कौन सा होता है। देखिए दोस्तों, हम आरएनए की बात कर रहे हैं। आरएनए की मैंने कहा दोस्तों, आरएनए 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एम आरएनए और टी आरएनए, और एक होता है दोस्तों आर आरएनए। देखिए दोस्तों, इसे बोलते हैं दोस्तों मैसेंजर आरएनए, इसे बोलते हैं दोस्तों ट्रांसफर आरएनए, और इसे बोलते हैं दोस्तों राइबोसोमल आरएनए। देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला टॉपिक आएगा ना वो ये आएगा, अर्थात जो हम यूँ कह दें अगला जो हमारा पॉइंट आएगा वो राइबोसोमल आएगा, अर्थात राइबोसोम आएगा। इसे बोलते हैं राइबोसोमल या राइबोसोम, एक ही बात है। तो देखिए दोस्तों, इन आरएनए को हम वह पढ़ेंगे, इसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि आरएनए कौन सा किसके काम आता है, और कौन प्रोटीन बनाता है, और कौन दोनों आरएनए श्रृंखलाओं को जोड़ता है, और कौन सा आरएनए जो राइबोसोम की श्रृंखलाओं को जोड़ता है। तो जो आज हम बात करने वाले, हमारा पॉइंट चालू करने वाले हैं वो है दोस्तों गुणसूत्र। क्या दोस्तों? गुणसूत्र। देखिए दोस्तों, जो हमारा आज का पॉइंट है वो है दोस्तों गुणसूत्र। क्या दोस्तों? गुणसूत्र। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात की जो गुणसूत्र है उनकी खोज किसने की थी, तो इनकी जो खोज है वो की थी दोस्तों पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। कौन दोस्तों? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। और जो इनका नाम है दोस्तों, वो नाम दिया था दोस्तों वाल्डियर जी ने। किसने दिया था दोस्तों? वाल्डियर जी ने। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुणसूत्र की, और गुणसूत्र की खोज की थी पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने, और जो नाम है वो दिया था वाल्डियर या वोल्डियर, एक ही बात है। अब बात करें दोस्तों, ये बने किसके होते? ये बने होते दोस्तों डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के। डीएनए वो हिस्टोन प्रोटीन के। और जो इनकी जो क्रियात्मक इकाई है दोस्तों वो है जीन। क्या दोस्तों? जीन। और देखिए दोस्तों, अगली बात हम इनमें बात करें तो ये जोड़ों में होते हैं। और दोस्तों अगली बात करें तो ये कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। बात करें दोस्तों, ये जोड़ों में होते हैं। कैसे दोस्तों? हम बात करें दोस्तों कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अगर बात करें दोस्तों मटर में 7 जोड़ी होते हैं दोस्तों, 7 जोड़ी। अगर बात करें दोस्तों
प्याज की, तो प्याज में 8 जोड़ी होते हैं दोस्तों। और बात करें दोस्तों बिल्ली की, तो उसमें होते हैं दोस्तों 19। और गेहूं की बात करें दोस्तों तो उसमें होते हैं 21। और कबूतर की बात करें दोस्तों तो इसमें होते हैं 40। और टमाटर की बात करें दोस्तों तो इसमें होते हैं दोस्तों 12। और घोड़े की बात करें दोस्तों इसमें होता है 32। ऐसे बहुत सारे ऐसे जीव है या ऐसे प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है और उनकी संख्या भी निश्चित होती है और जोड़ा भी निश्चित होता है। देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुणसूत्र की, किनकी बात करें दोस्तों? गुणसूत्र की। मैंने कहा कि जो गुणसूत्र है उनकी खोज की थी पुरकिंजन नामक वैज्ञानिक ने, जो नाम दिया था वो दिया था वोल्डियर ने। और बात करें दोस्तों ये बने किसके होते हैं, तो ये बने होते हैं डीएनए वो हिस्टोन प्रोटीन के। और इनकी जो क्रियात्मक इकाई है वो जीन है दोस्तों। और ये दोस्तों जोड़ों में पाए जाते हैं। और अगली बात दोस्तों की कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। जैसे कि बात करें दोस्तों मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और संख्या में बात करें तो दोस्तों ये होते हैं 46। कितने होते हैं दोस्तों? 46, यानी कि इनके डबल हो जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों टमाटर में तो 7 जोड़ी होते हैं। और प्याज की बात करें तो 8 जोड़ी होते हैं। और बिल्ली की बात करें तो दोस्तों 19 होते हैं। और गेहूं की बात करें तो 21 होते हैं। ऐसे कबूतर की बात करें तो 40 होते हैं। और टमाटर की बात करें तो 12 होते हैं। और घोड़े की बात करें तो दोस्तों 32 होते हैं। ऐसे बहुत जीव है दोस्तों जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है और जोड़े भी अलग अलग होते हैं और संख्या में भी अलग अलग होते हैं। यानी यूँ कहते हैं कि जोड़ा जितना जोड़ा, जैसे कि मैंने बात की कि 23 जोड़े गुणसूत्र है, तो अगर संख्या में पूछे तो इनके डबल हो जाएंगे। अगर मैंने कहा कि मटर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं तो 7 जोड़ी होते हैं। अगर मैं वो कह दूं कि संख्या में कितने होंगे तो संख्या में होंगे दोस्तों कितने? 14। कितने होंगे दोस्तों? 14। अगली बात दोस्तों गुणसूत्र है वो 2 प्रकार के होते हैं। जो गुणसूत्र है दोस्तों वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते दोस्तों ऑटोसोम, एक होते दोस्तों एलोसोम। देखिए दोस्तों ऑटोसोम वो जो लड़का व लड़की में समान हो, लड़का और लड़की में समान हो। जैसे मैंने बात की दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। कैसे? अगर मैं कह दूं लड़का लड़की में समान हो तो दोस्तों 22 जोड़े समान होंगे, 22 जोड़े समान होंगे अर्थात 44 गुणसूत्र समान होंगे। बचा एक जोड़ा, कौन सा? जिसे बोलते हैं लिंग निर्धारण गुणसूत्र। लिंग निर्धारण गुणसूत्र वो उसमें आएगा, उसे बोलते हैं दोस्तों एलोसोम गुणसूत्र। मैंने कहा कि दोस्तों गुणसूत्र वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऑटोसोम, एक होता है एलोसोम। बात आती है दोस्तों कि ऑटोसोम जैसे कि जो लड़का लड़की में समान, जैसे कि 22 जोड़े तो अलग गुणों का हमारे निर्धारण करते हैं। जैसे त्वचा का रंग, बालों का रंग, ये 22 जोड़े निर्धारण करते हैं दोस्तों, जिन्हें कहते हैं ऑटोसोम। और जो एलोसोम की बात करें दोस्तों, अगर एलोसोम की बात करें तो दोस्तों लड़का व लड़की में भिन्न भिन्न हो। देखिए दोस्तों मैंने कहा कि एलोसोम अलग अलग होते हैं। कौन कौन से? ये अलग अलग है। कैसे दोस्तों? कि 22 + XX और 22 + XY, यानी कि ये एक जोड़ा तो होगा साहब लड़की का और एक होगा दोस्तों लड़के का, या यूँ कहते हैं दोस्तों स्त्री या पुरुष। देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुणसूत्र की, और गुणसूत्र 2 प्रकार के होता है, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है दोस्तों एलोसोम। बात की हमने कि ऑटोसोम हो दोस्तों जो लड़का लड़की में समान हो, जिसमें 22 जोड़ी अर्थात 22 जोड़ी गुणसूत्र है। ये अलग अलग गुणों को निर्धारण करते हैं, जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग, सब ये डिफेंड करते हैं ये। और एलोसोम की बात करें तो लड़का लड़की में भिन्न भिन्न हो। कौन कौन से दोस्तों? XX और XY, यानी कि यूँ कहते हैं कि एक जोड़ा ऐसा है जो लिंग निर्धारण का काम करता है। ये इन्हें कहते हैं दोस्तों लिंग
लिंग निर्धारण गुणसूत्र, लिंग निर्धारण गुणसूत्र। देखिए दोस्तों, इसे मोस्ट लगा लेना। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से लिंग निर्धारण गुणसूत्र है, तो उसमें ऑप्शन होगा XX, XY, और डायरेक्ट ऐसे भी होगा दोस्तों स्त्री या पुरुष। तो बात आती है दोस्तों, जो लिंग निर्धारण गुणसूत्र होते हैं वो पुरुष के होते हैं। किसके दोस्तों? पुरुष के। देखिए दोस्तों, जो छिपकली होती है, छिपकली उनमें लिंग निर्धारण गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। लिंग निर्धारण गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, लिंग निर्धारण गुणसूत्र नहीं पाया जाता। छिपकली ऐसी है जिसमें दोस्तों गुणसूत्र था या लिंग निर्धारण गुणसूत्र नहीं पाए जाते, क्योंकि वो पर्यावरणीय ताप से अपनी संतति को आगे बढ़ाती है। उनमें लिंग निर्धारण गुणसूत्र नहीं पाया जाता। देखिए दोस्तों, हम अगर अगली बात करें, अगली बात है दोस्तों जिन। क्या दोस्तों? जिन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो जिन की खोज है वो की थी दोस्तों जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी दोस्तों? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जिन की, और जिन की खोज की थी जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। और अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो ये आनुवंशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बनाए रखता। अर्थात यूँ कह दे दोस्तों, सूचना न कहकर यहाँ लिख दे दोस्तों लक्षणों को। अर्थात जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जिनकी खोज की थी और आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। कौन? जिन। अब बात करें दोस्तों कि ये DNA के ऊपर लगे हुए होते हैं, DNA के ऊपर लगे होते हैं, DNA के ऊपर लगे होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम मानव में, हम बात करें दोस्तों मानव में 30,000 जीन होते, 30,000 जीन होते हैं। देखिए दोस्तों, ये 30,000 जीन किसके तहत होते? तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बनने वाला है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। जो 30,000 जीन होते हैं दोस्तों, वो होते हैं दोस्तों मानव जीनोम प्रोजेक्ट के तहत, मानव जीनोम प्रोजेक्ट के तहत, या यूं कह दे दोस्तों, या यूं कह दे परियोजना के तहत। देखिए दोस्तों, मानव में 30,000 जीन होते हैं, किसके तहत? मानव जीनोम परियोजना के तहत। देखिए दोस्तों, अगर आपको और लेवल चाहिए और आगे अगर इनकी बात करें, तो देखिए दोस्तों, मानव जीनोम अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये मानव जीनोम प्रोजेक्ट दोस्तों 1990 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1990 में प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों, अगर अगली बात, जो 1991 में सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अमेरिका में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था दोस्तों? अमेरिका में स्थापित किया था। अगर दोस्तों अगर अगली बात करें इस परियोजना में सम्मिलित देश, तो वो थे दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी व चीन। देखिए दोस्तों, इस परियोजना में जो सम्मिलित जो देश है या इनका जो सहयोग है, कौन कौन सा? ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी व चीन। और मेरे भाई लोगों, 1998 में जापान व चीन में मानव जीनोम परियोजना या प्रोजेक्ट
सेंटर स्थापित किया। और दोस्तों इस परियोजना ने अपना लक्ष्य, इस परियोजना ने अपना लक्ष्य 14 अप्रैल 2003 को पूर्ण किया। देखिए दोस्तों इतना खूब है, या आगे और बताऊं तो देख लीजिए दोस्तों, आगे और देख लीजिए कि जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये 2016 तक के आगे शोध जारी है। देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, जीन की। तो देखिए मेरे भाई लोगों, जीन की जो खोज है वो किसने की थी, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। और ये क्या करता है, आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। और जो डीएनए के ऊपर लगे होते, किसके ऊपर लगे होते दोस्तों, ये डीएनए के ऊपर लगे होते। और बात करें दोस्तों मानव में जीन की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों 30,000। कितनी होती है दोस्तों, 30,000। अगर बात करें दोस्तों मानव में जीन 30,000 किस परियोजना के तहत या किस प्रोजेक्ट के तहत होता, तो वो होता दोस्तों मानव जीनोम प्रोजेक्ट के तहत या मानव जीनोम परियोजना के तहत। अगर बात करें दोस्तों मानव जीनोम परियोजना प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों 1990 में। कब हुआ था दोस्तों, 1990 में। अगर बात करें दोस्तों सबसे पहले मानव जीनोम परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी, तो 1991 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या परियोजना अमेरिका में स्थापित की गई थी। अगर बात करें दोस्तों सहयोगी देश की, तो वह है ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी व चीन। क्या दोस्तों, चीन। अगर मेरे वालों को आगे बात कराए, 1998 में जापान व चीन में मानव जीनोम परियोजना या प्रोजेक्ट सेंटर स्थापित किया था। अगर बात करें दोस्तों मानव जीनोम परियोजना ने अपना लक्ष्य कब पूर्ण किया या अपना लक्ष्य कब प्राप्त किया, तो वो प्राप्त किया था दोस्तों 14 अप्रैल 2003 को पूर्ण किया था। और मानव जीनोम परियोजना 2016 तक आगे शोध जारी है। 2016 में कोई आंकड़ा नहीं आया, इसके बाद कोई भी नया आंकड़ा नहीं आया। देखिए दोस्तों चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब बात आता दोस्तों, हमारे अगला पॉइंट आता दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। क्या था दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे आता दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। क्या दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए दोस्तों पहला पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया में, पहला पॉइंट कि सर की इसकी खोज किसने की, तो खोज की दोस्तों आल्टमन जी ने। किसने की दोस्तों, आल्टमन जी ने। कब की दोस्तों, 1890 में। कब की दोस्तों, 1890 में। और नाम किसने दिया दोस्तों, इसका नाम दिया था बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। किन्होंने दिया दोस्तों, बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। देखिए मेरे भाई लोगों, जो माइटोकॉन्ड्रिया खोज है वो आल्टमन जी ने की 1890 में। जो नाम है वो दिया था बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। अगर दोस्तों बात करें इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की, तो अलग अलग वैज्ञानिक आए और अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनको अलग अलग नाम दिया। कोई तो कहता है इसका नाम ये है, कोई कहता है इसका नाम ये है। इसका नाम बहुत बिगाड़ा बेचारा का, बहुत नाम खराब किया इसका। तो ये बेंडा जी आए और इन्होंने ये नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया के। यार इस बेचारे का नाम तो क्यों बिगाड़ रहे हो, नाम तो अच्छा रखो कम से कम। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जो इनको देखा ना, उन वैज्ञानिक को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आए थे एक वैज्ञानिक जिनका नाम है पॉलीकर जी। इन्होंने इनको कीड़े मकोड़ों में देखा साहब। किन्होंने देखा दोस्तों, कीड़े मकोड़ों में देखा।
इन्होंने देखा, पोलिकर जी ने बस देखा क्या चीज़ है क्या नहीं है, इनके कुछ समझ में नहीं आई ये है क्या। तो इनके जो बाद में जो वैज्ञानिक आए दोस्तों वो आए फ्लेमिंग। कौन आए दोस्तों? फ्लेमिंग। कौन आए दोस्तों? फ्लेमिंग। और फ्लेमिंग जी ने इन्होंने नाम दिया फीला। क्या नाम दिया दोस्तों? फीला। फ्लेमिंग जी आए, नहीं साहब इसका नाम क्या है? फीला है। तो फ्लेमिंग जी के बाद में आए एक वैज्ञानिक, कौन आए? अल्टमैन जी। उन्होंने कहा भाई रुक जा तू, तुझे क्या पता है इसका नाम फीला है, रुक मैं कहूंगा जो होगा इसका नाम। तो अल्टमैन जी आए दोस्तों, अल्टमैन जी आए और इन्होंने इनका नाम रखा बायोप्लास्ट। क्या रखा दोस्तों? बायोप्लास्ट। फिर अल्टमैन जी के भी सीनियर आए, इनको कहा भाई तू रुक जा, तुझे क्या पता है इसका नाम बायोप्लास्ट है। तो इनके बाद आए दोस्तों एक वैज्ञानिक आए दोस्तों जिनका नाम है कोल्लिकर जी। कौन आए? कोल्लिकर जी। और उन्होंने कहा नहीं इसका नाम क्या? सेक्रोसोम। क्या दोस्तों? सेक्रोसोम। क्या दोस्तों? सेक्रोसोम। और इनके सबके सीनियर आते फिर बेंडा जी, इन्होंने कहा भाई तुम सब रुक जाओ, बेचारा क्यों नाम बिगाड़ रहे हो, इसका तो नाम मैं रखूंगा, नामकरण तो मैं करूंगा। तो इसका जो नाम रखा दोस्तों बेंडा ने, था तो बेंडा लेकिन नाम मस्त रख गया। इन्होंने जो नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या रखा दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। और तब से यह नाम चला रहा दोस्तों, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें अगली कि सबसे पहले पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा? माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा? तो वह उनका नाम था दोस्तों मेयोज नामक वैज्ञानिक। मेयोज नामक वैज्ञानिक। अगर दोस्तों बात करें हम अगली कि यकृत कोशिका से सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर किसने निकाला? तो वह था दोस्तों बेंसले नामक वैज्ञानिक ने। बेंसले नामक वैज्ञानिक ने। देखिए दोस्तों सबसे पहले पादप कोशिका में मेज नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और बेंसले नामक जी आए और इन्होंने सबसे पहले यकृत कोशिका से कहा कि ये है भाई आपका माइटोकॉन्ड्रिया, बाहर ही निकाल के दिखा दिया कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। देखिए दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो की थी दोस्तों अल्टमैन जी ने, इन्हीं की मानी जाती है। क्वेश्चन ये आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी, और क्वेश्चन नहीं बनते यहाँ से, सीधा क्वेश्चन बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। वो की थी दोस्तों अल्टमैन जी ने। कब? 1890 में। कब की थी दोस्तों? 1890 में। अब बात आती दोस्तों नाम किसने दिया, तो नाम दिया था दोस्तों बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। अगली बात आती दोस्तों कि जो अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या कहा, तो सारों ने इसको अलग अलग नाम दिया साहब, अलग अलग नाम दिया। तो पोलिकर जी का किदो, वह किदो साहब इको नाम तो पोलिकर जी ने देखा इसको कीड़े मकोड़ों में। और इनके बाद आए फ्लेमिंग जी। फ्लेमिंग जी बड़े बन ठन के आए और कहा नहीं भाई इसका नाम तो क्या है? फीला। क्या दोस्तों? फीला। फिर फ्लेमिंग जी को अल्टमैन जी ने कहा भाई रुक जा तू, तुझे क्या पता है इसका नाम फीला? इसने कहा कि नहीं मैं रखूँगा, तेरा सीनियर मैं हूँ तू। तो इसने कहा सर आप हो सीनियर तो आप रखो ना। तो इसका नाम दोस्तों बायोप्लास्ट रखा किसने? अल्टमैन जी ने। और अल्टमैन जी के भी सीनियर आए फिर, कौन? कोलिकर जी। कोलिकर जी ने कहा कि नहीं भाई इसका नाम तो सेक्रोसोम रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों? सेक्रोसोम। फिर इन सबके सीनियर आए बेंडा जी, बहुत अच्छा नाम रखे गए इन्होंने। क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या रखा दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर पूछे मेरे भाई लोगों को कि सबसे पहले पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा है, किसने देखा, तो वो था मेयोज नामक
वैज्ञानिक। कौन थे दोस्तों? मेयोज नामक वैज्ञानिक। और यकृत कोशिका में सबसे पहले किसने देखा? तो वो थे दोस्तों बेंसले नामक वैज्ञानिक ने। कौन थे दोस्तों? बेंसले नामक वैज्ञानिक। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, इसे और क्या क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया की किसी बात करिए दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया की। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है, इसमें पहला पॉइंट यह है दोस्तों, इसमें यह है दोहरी झिल्ली युक्त होता है। दोहरी झिल्ली युक्त होता है। दोहरी झिल्ली युक्त होता है। देखिए दोस्तों, इस लाइन को मोस्ट लगा लिया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का वह कौन सा अंग या वह कौन सा भाग जो दोहरी झिल्ली युक्त होता है, वो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट नंबर पे ये आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और दोस्तों इससे भी मोस्ट लगा लेना कि इसका खुद का डीएनए होता है। खुद का डीएनए होता है। इसका खुद का, इसके पास डीएनए होता है। और दोस्तों अगली बात ये कि इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एटीपी को संचित रखता है। कैसे ये दोहरी झिल्ली युक्त क्यों होता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, ये आपका जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना ऐसी हो रही है दोस्तों। कैसी? ऐसी। और इसे बोलते दोस्तों भीतरी झिल्ली। क्या बोलते दोस्तों? भीतरी झिल्ली। और इसे बोलते दोस्तों बाह्य झिल्ली। और इसमें कुछ पदार्थ भरा होता है दोस्तों इससे, जिसे बोलते दोस्तों मैट्रिक्स। इसे और भी बहुत सारे नाम है दोस्तों। ये ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है। और बात करें दोस्तों कि इसे कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेरे भाई लोगों एटीपी को संचित रखता है। एटीपी को एकत्रित करके रखता है। एकत्रित करके रखता है। देखिए दोस्तों, अगर एटीपी की हम बात करें तो इसकी पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जब एक ग्लूकोज का अणु टूटता है, ऐसा एक ग्लूकोज का अणु टूटता है तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों ये खुद 36 एटीपी के अणु बना लेता है। 36 एटीपी के अणु बना लेता है। किसके तहत? क्रेब्स चक्कर के तहत। देखिए दोस्तों, श्वसन पढ़ेंगे या हमारा जैसा ये टॉपिक खत्म हुआ तो हम क्रेब्स चक्कर भी पढ़ेंगे। क्रेब्स चक्कर क्या होता है, उसकी खोज किसने की थी, उसमें कैसा प्रोसेस होता है, कोशिका में कौन सा प्रोसेस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रोसेस होता है, तो हम देखेंगे उसको। तो हम बात कर रहे हैं पहले दोस्तों किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया की। कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोहरी झिल्ली युक्त होता है। अगली बात दोस्तों कि खुद का डीएनए होता है और इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। दोस्तों इसे मोस्ट लगा लेना, इस लाइन को मोस्ट लगा लेना और एक इसको मोस्ट लगा लेना दोस्तों।
कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता, कैसी झिल्ली युक्त होता है, तो वो होता है दोस्तों दोहरी झिल्ली युक्त। अगर बात करें दोस्तों इसके पास खुद का डीएनए होता है। और अगली बात करें, इसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एटीपी को स्टोर रखता है या एकत्रित करके रखता है ऊर्जा को। और हम बात करें दोस्तों एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना ऐसी होती है दोस्तों, जो दोहरी झिल्ली युक्त होता है। अगर बात करें इसको कोशिका शक्तिगृह क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि दोस्तों जब एक ग्लूकोज का अणु टूटता है तो 38 एटीपी के अणु का निर्माण होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, इसका ये मैं शॉर्ट में लिखा हूँ दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया 36 एटीपी बना लेता है। कैसे दोस्तों? स्वयं बना लेता है। देखिए दोस्तों, अगला हमारा भाग आ रहा है, वो है दोस्तों लाइसोसोम। दोस्तों लाइसोसोम ये हमारा छोटा सा बिंदु है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर इसकी खोज की बात करें दोस्तों, तो इसकी खोज की थी दोस्तों लीडू नामक वैज्ञानिक ने। और दोस्तों यह थैली जैसी संरचना होती है, थैली जैसी संरचना होती है। बात करें दोस्तों इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, इसे मोस्ट लगा लेना, क्योंकि इस पॉइंट में से ये एक क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का वह कौन सा अंग है जिसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो वह दोस्तों लाइसोसोम। और देखिए दोस्तों, इस लाइसोसोम में क्योंकि लाइसोसोम इसे आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ अपघट्य एंजाइम है वो आवश्यकता से अनुसार अगर ज़्यादा बन जाते हैं तो वो पूरी थैली फट जाती है और पूरी कोशिका को नष्ट कर देती है। यानी कि यूँ कहते हैं कि इसमें जो एंजाइम बनेंगे वो आवश्यकता अनुसार ही बनेंगे, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं बनेंगे। क्यों? देखिए दोस्तों, ये कोई आपका लाइसोसोम है और इसमें ये कोई एंजाइम है। ये कौन से दोस्तों? एंजाइम है। क्या दोस्तों? एंजाइम। और ये एंजाइम कैसे दोस्तों? अपघट्य एंजाइम या यूँ कहते दोस्तों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। देखिए दोस्तों, अगर इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की हम बात करें, इनकी अगर पीएच की, तो इनका जो पीएच होता है दोस्तों वो होता है 4.5। कितना होता है दोस्तों? 4.5। देखिए दोस्तों, एक शब्द है नया पीएच। पीएच क्या होता है दोस्तों? अगर पीएच का पूरा नाम पूछे दोस्तों, वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियन इसे मैं लिख देता हूँ पूरा। पोटेंशियन ऑफ हाइड्रोजन। और दोस्तों इनकी खोज की बात करें तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की। कब की? 1913 में। कब की दोस्तों? 1913 में। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लाइसोसोम की कि लाइसोसोम क्या होता है। तो इसकी हम खोज की बात करें तो इनकी खोज की थी ड्यूडू नामक वैज्ञानिक ने। और जो ये कोशिका में कैसा होता है, तो एक थैली जैसी संरचना होती है और इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। और इसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो अपघट्य एंजाइम पाए जाता है, यूँ कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जिनका पीएच मान 4.5 और एक शब्द निकल के आया पीएच की अगर पूरी नाम की हम बात करें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इस एच का मतलब है दोस्तों हाइड्रोजन और
पीएच की खोज की बात करें दोस्तों तो खोज की थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। कब की थी? 1913 में। कब की थी दोस्तों? 1913 में। देखिए दोस्तों एक बार वापस देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? लाइसोसोम की। और लाइसोसोम की खोज की थी दोस्तों ड्यूडू नामक वैज्ञानिक ने। और कब की थी? तो दोस्तों सन तो दे नहीं रखा कहीं, कोई सी बुक में सन नहीं मिलेगा आपको। और ये कैसी संरचना होती है? तो थैली जैसी संरचना होती है। और कोशिका की इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आत्मघाती थैली कहा जाता है। और बात करें दोस्तों कि इसको आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोस्तों कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं अपघट्य एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये आवश्यकता अनुसार ही बननी चाहिए, आवश्यकता के अनुसार अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आवश्यकता से अगर अधिक हो जाते हैं तो ये फट जाती है और पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। अगर बात करें दोस्तों इन हाइड्रोलाइटिक पीएच की बात करें तो इनका पीएच होता है 4.5। और अगर पीएच की पूरे नाम की बात करें या फुल फॉर्म की बात करें होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर दोस्तों इनकी खोज की बात करें, तो इनकी खोज की थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। कब की थी? 1913 में। देखिए दोस्तों हमने जो आज पढ़ा उसको एक बार वापस देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हम बात की थी गुणसूत्र से। आज का हमारा जो पॉइंट था वो था गुणसूत्र से। और हमने गुणसूत्र से बात की थी, किसने खोज की थी? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। और नाम दिया दोस्तों वाल्डियर जी ने। और ये डीएनए वो हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। किनके दोस्तों? हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ये इनकी क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? जीन कहलाती है। और ये जोड़ों में होते हैं, कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, संख्या में पूछे तो 46 होते हैं। मटर में 7 जोड़ी होते हैं। और प्याज में 8, बिल्ली में 19, गेहूं में 21, कबूतर में 40, टमाटर में 12, घोड़े में 32। और दोस्तों अगर अगली बात करें, हम अगली बात की थी गुणसूत्र कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं एलोसोम। ऑटोसोम हो जो लड़का लड़की में समान हो, और एलोसोम हो जो लड़का लड़की में भिन्न हो। कौन से भिन्न होते हैं दोस्तों? तो वो आपको पता है XY और XX होते हैं। अगर बात करें अगली दोस्तों कि लिंग निर्धारण गुणसूत्र की बात करें तो किसके होते हैं? पुरुष के होते हैं, अर्थात XY होते हैं। और अगली बात करें दोस्तों, हमने बात की जिनकी खोज किसने की थी? दोस्तों जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पेडी को देखिए आनुवंशिक लक्षणों को पेडी दर पेडी बनाए रखते हैं और डीएनए के ऊपर लगे होते हैं। मानव में 30,000 जीन होते हैं। मानव में 30,000 जीन किसके तहत होते हैं? तो मानव में 30,000 जीन दोस्तों मानव जीनोम प्रोजेक्ट के तहत होते हैं या मानव जीनोम परियोजना के तहत होते हैं। ये पूछे कि दोस्तों मानव जीनोम परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो 1990 में प्रारंभ हुई। और प्रथम कहाँ स्थापित की थी दोस्तों? अमेरिका में। कहाँ स्थापित की दोस्तों? अमेरिका में। मैंने लिखा भी है दोस्तों अमेरिका में। अगर पूछ ले दोस्तों सहयोगी देश तो वो था दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी व चीन। और पूछ ले दोस्तों की 1998 में जापान और चीन में मानव जीनोम परियोजना सेंटर स्थापित किया गया था। और इस परियोजना ने अपना लक्ष्य 14 अप्रैल 2003 को पूर्ण कर लिया था। और दोस्तों 2016 तक इसका शोध जारी है, आगे कुछ नहीं आंकड़ा नहीं आया। अगर दोस्तों हम इसकी अगली बात करें, हम बात करें हमारा अगला पॉइंट आया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खोज की थी अल्टमान जी ने। कब की थी दोस्तों? 1890 में। नाम दिया था बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। और पोलिकर जी ने कीड़े मकोड़ों में देखा, कोई ऑब्जर्व नहीं किया, कोई इसमें रिएक्शन नहीं देखा। और इनके बाद आए फ्लेमिंग जी ने फिला नाम दिया, अल्टमान जी आए बायोप्लास्ट दिया, कोलिकर जी आए सेक्रोसोम दिया और बेंडा जी आए माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया तब से चला आ रहा है। और सबसे पहले पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया को मेज नामक वैज्ञानिक ने देखा। और यकृत कोशिका से सबसे पहले बाहर निकाल के बताया बेंसले नामक वैज्ञानिक ने। और दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये 2 झिल्ली युक्त होता है। इसका खुद का डीएनए होता है। ये कोशिका में शक्ति ग्रह या को पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों जब एक ग्लूकोज का अणु टूटता है तो 36 एटीपी के निर्माण होते हैं, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं 34 एटीपी का निर्माण कर लेता है। 34 एटीपी का निर्माण कर लेता है, 36 एटीपी के निर्माण बना लेता है। अगली बात करें दोस्तों लाइसोसोम की, तो हमने लाइसोसोम की बात की थी दोस्तों की खोज की थी ड्यूडू नामक वैज्ञानिक ने। और ये कैसी संरचना होती है? थैली जैसी संरचना होती है। कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। एंजाइम की बात करें तो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। और इसकी अगर पीएच की बात करें तो 4.5 होता है। और
पीएच की हम बात करें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन और इसकी बात करें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों इसके पीएच के नाम होते हैं। खोज की थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, कब की थी? 1913 में। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा कि ग्लूकोज का एक अणु टूटता तो कितने एटीपी के? 38 एटीपी के। वो ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड करता, किताबों में मिलेगा आपको 36 एटीपी। कितने मिलेगा दोस्तों? 36 एटीपी, क्योंकि वो ग्लूकोज के टूटने में कभी कमती बत्ती हो सकती है, ऐसा नहीं कि पिक्सी बने, कमती बत्ती हो सकती है। और यहाँ 36 ना होकर 34 भी हो सकते हैं दोस्तों। क्या हो सकते हैं दोस्तों? 34 भी हो सकते हैं। तो इनको आप ये नहीं कहे कि नहीं 38 की जगह 34 होंगे और 36 की जगह 32 होंगे, तो कोई ऐसा यूँ नहीं है। इसमें 36 की जगह इधर 34, अगर यहाँ 36 है तो यहाँ 34 होंगे, यहाँ 38 है तो यहाँ 36 होंगे, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। आपको अगर आ भी जाए क्वेश्चन तो आपको अगर पूछ ले कि एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से कितने एटीपी का निर्माण होता, अगर सबसे ज़्यादा अगर 36 दे रखे तो 36 करना, अगर 38 दे रखा तो 38 कर देना। और ये स्वयं कितने बना लेता? ये स्वयं 34 या 36 बना लेता, दोनों एक ही बात है। तो देखिए दोस्तों, आज तक के लिए अपनी क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए बिंदु के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।